मेमोग्राफी कुछ मेडिकल शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक टेस्ट का नाम नहीं होते। उनके साथ डर, उलझन और न जाने कितनी सुनी सुनाई बातें भी जुड़ी होती हैं। सही बात है। और मेमोग्राफी शायद इसी लिस्ट में सबसे ऊपर है। रेडिएशन का खतरा, प्रोसेस में होने वाला दर्द जी। और ये सवाल कि इसकी जरूरत किसे और कब है, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अक्सर असलियत से बहुत अलग होती है। बिल्कुल। आज हमारे पास डॉक्टर अतुल गुप्ता की ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता सीरीज से मिले कुछ बेहतरीन नोट्स और लेख हैं। तो आज हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेमोग्राफी क्या है और इसके इर्द गिर्द जो एक जाल बुना गया है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है और डॉक्टर गुप्ता का काम हमें इस चर्चा के बिल्कुल मूल तक ले जाता है कि सही और पूरी जानकारी डर पर कैसे हावी हो सकती है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के मामले में समय सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल। और शुरुआती स्टेज में बीमारी को पकड़ना इलाज की पूरी दिशा ही बदल सकता है और मैमोग्राफी इसी समय को साधने का एक जरिया है। तो आज हम तथ्यों और मिथकों के बीच की जो धुंध है उसे साफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मैमोग्राफी असल में है क्या? जी। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार इसे सबसे सरल तरीके से एक खास तरह का ब्रेस्ट एक्सरे कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। यह अंदरूनी बनावट या बदलावों को देखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो बात इसे क्रांतिकारी बनाती है वो ये है कि यह क्या देख सकता है। यह उन छोटे छोटे बदलावों को, उन माइक्रो कैल्सिफिकेशंस को भी पकड़ सकता है जो इतने छोटे होते हैं कि हाथ से महसूस ही नहीं हो सकते। ओहो, मतलब जो फिजिकल एग्जाम में भी पता ना चले। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था? ब्रेस्ट कैंसर का पता तब चलता था जब वह शारीरिक रूप से महसूस होने लगता था। यानी एक तरह से बीमारी हमसे एक कदम आगे होती थी। मैमोग्राफी ने इस समीकरण को बिल्कुल पलट दिया। अच्छा। अब हम बीमारी से एक कदम आगे हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक जांच नहीं है, ये भविष्य में झांकने की खिड़की है। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं बल्कि एक प्रिवेंटिव पावर है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है इसका महत्व। डॉक्टर गुप्ता अपने लेखों में एक लाइन बार बार दोहराते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगने से इलाज आसान और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर इसके असल मायने बहुत गहरे हैं। बहुत गहरे हैं। जब हम कहते हैं आसान और प्रभावी इलाज, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कम आक्रामक सर्जरी, शायद कीमोथेरेपी की जरूरत ही ना पड़े, और सबसे बढ़कर बेहतर सर्वाइवल रेट्स। अच्छा। तो ये सब जान बचाने के बारे में नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता को बचाने के बारे में भी है। सही बात है। बीमारी का देर से पता चलने का मतलब ही है ज्यादा मुश्किल इलाज, शरीर पर ज्यादा असर और जाहिर है मानसिक तनाव। तो ये एक टेस्ट असल में इन सभी मुश्किलों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह है। ठीक है, तो ये साफ है कि ये एक शक्तिशाली टूल है। लेकिन शक्ति का सही इस्तेमाल सही समय पर करने से ही होता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि वो सही समय कब है? क्या हर किसी को 30 की उम्र से ही इसकी चिंता शुरू कर देनी चाहिए? गाइडलाइंस क्या कहते हैं इस बारे में? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इसका जवाब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। डॉक्टर गुप्ता के काम के आधार पर कुछ सामान्य गाइडलाइंस हैं, जैसे 40 साल की उम्र के बाद औसत जोखिम वाली महिलाओं के लिए। औसत जोखिम? हाँ, मतलब जिन्हें कोई खास फैमिली हिस्ट्री या कोई और रिस्क फैक्टर ना हो, उनके लिए इसे एक नियमित सालाना या 2 साल में एक बार होने वाली स्क्रीनिंग के तौर पर देखा जाता है। तो ये एक तरह से सालाना हेल्थ चेकअप का हिस्सा बन जाना चाहिए? बिल्कुल। और औसत जोखिम से अलग मामलों में क्या होता है? जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो? हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी व्यक्तिगत हो जाती हैं। अगर किसी के परिवार में खासकर माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो या कोई और हाई रिस्क जेनेटिक फैक्टर हो, तो डॉक्टर स्क्रीनिंग बहुत पहले शुरू करने की सलाह दे सकते हैं, शायद 30 की उम्र में भी। अच्छा। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर किसी भी उम्र में कोई लक्षण महसूस हो, जैसे कोई गांठ, हाँ, कोई गांठ, निपल से डिस्चार्ज या त्वचा में कोई बदलाव, तो फिर उम्र या गाइडलाइंस का इंतजार नहीं करना है। तब एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फैसला हमेशा व्यक्तिगत जोखिम और डॉक्टर की सलाह पर ही आधारित होना चाहिए? हमेशा। और यही आधुनिक मेडिसिन का सार है ना। हम सामान्य नियमों से हटकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रोफाइल की ओर बढ़ रहे हैं। सही है। डॉक्टर गुप्ता भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हर महिला को अपने डॉक्टर से अपने व्यक्तिगत जोखिमों के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि एक सही स्क्रीनिंग प्लान बन सके। बिल्कुल। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे शायद सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं।
प्रक्रिया। हाँ। असल प्रक्रिया और उससे जुड़े दर। सबसे पहले दर्द और असहजता की बात। मैंने सुना है कि ये बहुत दर्दनाक होता है। ये शायद मेमोग्राफी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। अच्छा। डॉक्टर गुप्ता इसे बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। प्रक्रिया के दौरान ब्रेस्ट को 2 प्लेटों के बीच रख के कुछ सेकंड के लिए दबाया जाता है, मतलब कॉम्प्रेस किया जाता है। कॉम्प्रेस। और ये कॉम्प्रेशन जरूरी है ताकि ब्रेस्ट टिश्यू फैल जाए और एक साफ, बिना धुंधली इमेज मिल सके। ठीक है। ये दबाव, हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए असहज हो सकता है, लेकिन असहज और अत्यधिक दर्दनाक में बहुत बड़ा फर्क है, और ये कुछ सेकंड तक ही रहता है। मैं सोच रही हूँ कि लोग असहज शब्द सुनते हैं और उनके दिमाग में शायद कुछ और ही तस्वीर बनती है। हो सकता है। क्या हम इसकी तुलना किसी और आम अनुभव से कर सकते हैं? जैसे क्या ये ब्लड प्रेशर कफ के कसने जैसा है या उससे ज्यादा? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग इसकी तुलना ब्लड प्रेशर कफ के कसने से ही करते हैं, बस ये एक अलग जगह पर होता है। अच्छा। देखिए, दर्द की सहनशीलता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए ये कुछ पलों की तेज असहजता होती है जो टेस्ट होते ही खत्म हो जाती है। तो ये सोचना जरूरी है कि उन कुछ सेकंड की असहजता के बदले में जो जानकारी मिलती है वो कितनी कीमती है। ये सही नजरिया है। अब दूसरे बड़े डर पर आते हैं, रेडिएशन। जी। एक्सरे सुनते ही लोगों के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। क्या मैमोग्राफी से कैंसर होने का खतरा होता है? ये एक ऐसा डर है जो जानकारी की कमी से पैदा होता है। डॉक्टर गुप्ता के नोट्स में इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। एक मैमोग्राम में इस्तेमाल होने वाली रेडिएशन की मात्रा बहुत कम होती है। कितनी कम? ये उतनी ही है जितनी आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में प्राकृतिक कॉस्मिक रेडिएशन से मिलती है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम हवाई जहाज में बैठने से नहीं डरते, लेकिन इस टेस्ट से डरते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये तो एक बार की बात हुई, पर अगर कोई 40 की उम्र से हर साल मैमोग्राफी करवाए तो 70 की उम्र तक तो वो 30 बार रेडिएशन के संपर्क में आएगा। सही सवाल है। क्या ये रेडिएशन शरीर में जमा होता है? क्या ये जोखिम समय के साथ बढ़ता है? ये एक बहुत ही समझदारी भरा सवाल है। देखिए, मेडिकल साइंस में हम हमेशा लाभ और जोखिम का मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल। और इस मामले में दशकों के शोध ने यह साफ कर दिया है कि नियमित मैमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने का लाभ रेडिएशन के बहुत ही मामूली सैद्धांतिक जोखिम से कहीं कहीं ज्यादा है। ये जोखिम इतना कम है कि उसे मापना भी मुश्किल है। अच्छा। मेडिकल इमेजिंग अलारा के सिद्धांत पर काम करती है। अलारा? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी डायग्नोसिस के लिए जरूरी सबसे कम रेडिएशन डोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, जोखिम शून्य नहीं है, लेकिन वो इतना कम है कि स्क्रीनिंग ना करवाने के जोखिम के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सड़क पार करने में भी एक जोखिम है। बिल्कुल। लेकिन हम घर पर तो नहीं बैठते। बिल्कुल वैसा ही। इन दो बड़े डरों के अलावा एक और धारणा है जी, कि मैमोग्राफी सिर्फ तब होती है जब कैंसर हो चुका हो। और ये धारणा तो बिल्कुल उल्टी है। ये तो ऐसा कहने जैसा है कि स्मोक डिटेक्टर का काम सिर्फ आग लगने के बाद चिल्लाना है। सही है। नहीं, उसका काम तो धुआं उठते ही, यानी आग लगने से पहले चेतावनी देना है। मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टूल है। स्क्रीनिंग टूल। बनने की शुरुआती अवस्था या किसी भी संदिग्ध बदलाव को तब पकड़ना है जब कोई लक्षण भी ना हो। ये बीमारी होने के बाद नहीं, बल्कि उसे बहुत जल्दी पकड़ने के लिए है। इन मिथकों को तोड़ना वाकई बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि डर की वजह से एक जरूरी जांच से बचना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। अब आपके सोर्स मटेरियल में युवा महिलाओं के लिए भी एक खास जिक्र है जो अक्सर आम चर्चा में छूट जाता है। हाँ, और ये दिखाता है कि मेडिकल साइंस कितना सूक्ष्म और व्यक्तिगत होता है। कैसे? डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि युवा महिलाओं में, खासकर 40 से कम उम्र की महिलाओं में, ब्रेस्ट टिश्यू यानी ऊतक अक्सर ज्यादा घने होते हैं, डेंस होते हैं। घने टिश्यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्रेस्ट में फैट यानी वसा कम और दूध बनाने वाली ग्रंथियां और रेशेदार ऊतक ज्यादा होते हैं। अच्छा। अब मैमोग्राफी, जो कि एक एक्सरे है, उसके लिए ये एक चुनौती है। एक्सरे में फैट काला दिखता है और ये घने ऊतक सफेद दिखते हैं। दिक्कत ये है कि कैंसर या कोई भी ट्यूमर भी सफेद ही दिखता है। ओहो। तो ये घने टिश्यू में एक छोटे से सफेद ट्यूमर को ढूंढना वैसा ही है जैसे किसी बर्फीले तूफान में एक सफेद खरगोश को ढूंढना। मतलब वो लगभग छिप जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हम अक्सर स्क्रीनिंग को एक ही तराजू में तौलते हैं, जबकि सही टूल का चुनाव इतना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? इस स्थिति में अल्ट्रासाउंड एक बेहतर टूल साबित हो सकता है। अल्ट्रासाउंड? जी, अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है
और ये घने टिश्यू के आर पार बेहतर तरीके से देख सकता है। इसीलिए युवा महिलाओं में अगर कोई गांठ या लक्षण हो तो अक्सर डॉक्टर मैमोग्राफी के बजाय या उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं। अच्छा, ये हमें एक जरूरी बात सिखाता है। कोई भी एक टेस्ट जादुई नहीं होता। हर टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा का मतलब है सही व्यक्ति के लिए सही समय पर सही तकनीक का इस्तेमाल करना। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर हमें एक लाइन में सब कुछ कहना हो तो वो क्या होगी? मुझे लगता है डॉक्टर गुप्ता का एक संदेश इसे पूरी तरह साफ कर देता है। मैमोग्राफी डरने का नहीं बल्कि जल्दी पता लगाने का एक टेस्ट है। क्या बात है, बिल्कुल सही। आज हमारी सारी बातचीत का मकसद ही इस डर को जानकारी से बदलना था ताकि लोग सही फैसले ले सकें। बिल्कुल, ये पूरी बातचीत डर से हटकर जागरूकता और सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। जब किसी प्रक्रिया के बारे में आपके पास अधूरी या गलत जानकारी होती है तो वो एक अनजानी, डरावनी चीज लगती है। सही बात है। लेकिन जब आप उसके क्यों, कैसे और कब को समझ लेते हैं तो नजरिया बदल जाता है। तब वो एक डरावनी चीज नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य को अपने नियंत्रण में लेने का एक जरिया बन जाती है। मतलब एक रिएक्टिव से प्रोएक्टिव रवैया। बिल्कुल, स्वास्थ्य के प्रति एक प्रोएक्टिव रवैया अपनाने जैसा है ये। और ये शायद सबसे बड़ा टेक अवे है, जानकारी आपको नियंत्रण देती है। हाँ, और इस सारी जानकारी के बाद ये एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? हमने देखा कि मैमोग्राफी को लेकर डर कैसे जानकारी की कमी से पनपता है। तो क्या हमारे स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे डर भी वो भी इसी पैटर्न का पालन करते हैं? एक सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो हम उस डर को एक सक्रिय और सकारात्मक कदम में बदलने के लिए जानकारी का इस्तेमाल और कहां-कहां कर सकते हैं?